हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में जो कल हम लोग पढ़ रहे थे हार्मोन्स का एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म कैसी होती है। उसके लिए हमने एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स है उसका ओविडक्ट जो सेल्स हैं उन पर एक्शन देखा, किस प्रकार वो मैकेनिज्म करते हैं। एस्ट्रोजन आता है, कैसे से रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद कैसे वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो किस प्रकार प्रोटीन को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, किस प्रकार प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है और नई प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी प्रकार हमने इसका एक्टिवेशन इन्वॉल्वमेंट CAMP साइक्लिक अमीनो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में देखा। साइक्लिक मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे आज हाई एनर्जी कंपाउंड। हाई एनर्जी कंपाउंड बहुत सारे लिविंग सिस्टम, बहुत सारे हाई एनर्जी कंपाउंड पाए जाते हैं। ATP है, GTP है, GPP है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूनिवर्सल प्रेजेंस वाला जो हाई एनर्जी कंपाउंड वो ATP है, जिसे हम ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ेंगे, जिसे हम एनर्जी ऑफ कॉइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। यद्यपि लिविंग सिस्टम में कई प्रकार के हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे GTP है, CTP है, UTP इत्यादि है, परंतु ATP की प्रेजेंस यूनिवर्सल है, अर्थात यह बायोलॉजिकल सिस्टम का हाईएस्ट कॉमन एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड है। इसे बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी फिस्के तथा सुब्बाराव 1929 ने की। उन्होंने इस पदार्थ को मसिस एक्सट्रैक्ट से आइसोलेट किया और वारबर्ग मेयर ने 1930 में सबसे पहली बार ये बताया कि ATP का प्रोडक्शन ग्लूकोज के एनारोबिक रेस्पिरेशन से, एनारोबिक ऑक्सीडेशन से लैक्टिक एसिड बनने में करते हैं। परंतु बाद में कुछ अन्य वर्कर्स ने ATP फॉर्मेशन मटेरियल के एरोबिक ऑक्सीडेशन में भी ऑब्जर्व किए। ठीक, मतलब ATP का फॉर्मेशन जैसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस समय बन सकता है, रेस्पिरेशन के समय बन सकता है, एरोबिक में भी बन सकता है, एनारोबिक में भी बन सकता है। इस पदार्थ का स्ट्रक्चर सबसे पहले लोहमान 1930 ने दिया तथा इसकी इम्पॉर्टेंस लिपमैन 1940 ने बताई। इसकी केमिकल सिंथेसिस टोड 1946 ने पहली बार की। यह एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। एडिनोसिन होता है, राइबोस शुगर होता है और ग्रुप ऑफ फॉस्फेट होता है। एडिनोसिन, राइबोस शुगर, ग्रुप ऑफ फॉस्फेट। जैसे एडिनोसिन ये रहा, ये राइबोस रहा, एडिनोसिन हो गया, राइबोस, मतलब ये इनको मिलाकर जो एडिनिन है और राइबोस को मिलाकर एडिनोसिन बोल देते हैं। ये फॉस्फेट है, इसके चारों ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट को डुबाकर जुड़ जाते हैं। ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। ये एडिनोसिन था, ये राइबोस था, ये एडिनिन था, ये राइबोस था, तो दोनों को मिलाकर एडिनोसिन वर्ड आया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हुआ ATP का। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ATP। सामान्य रूप से लिविंग सिस्टम में ADP पाया जाता है, जो एनर्जी की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करके ATP बनाता है। जिसमें जो एडिनोसिन जो है, ADP जो है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट ATP बना लेगा। ADP से ATP बनने की प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। प्लांट्स में यह निम्न 2 टाइप का होता है। पहला है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस टाइप का जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में होता है। इनमें लाइट द्वारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से निकली हुई एनर्जी को
जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करते हुए उसकी प्रेजेंस में एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके एटीपी बना लेता है। इस प्रकार रेडिएंट एनर्जी लाइट एनर्जी में, जो रेडिएंट या लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, जिसका उपयोग सभी वाइटल एक्टिविटीज में किया जाता है। क्योंकि मिलाकर हम कह सकते हैं जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो उनके ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है, जिसका उपयोग जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी पूरी जो बॉडी की सारी रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उसमें करते हैं। तो ये सारा जो डिस्क्रिप्शन आपको पिछली क्लास में यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर में फोटोसिंथेसिस कराते समय जो लाइट रिएक्शन थी उसमें पूरा मैकेनिज्म डिटेल में आपको समझाया, तो वहाँ से आप इसको पढ़ के ऐड करेंगे। अगला जो फॉस्फोराइलेशन है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के समय होगा और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो रेस्पायरेशन के समय होगा। सभी ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पायरेशन का क्रिया होती है। सभी लिविंग सिस्टम में एडीपी की सिंथेसिस का मेन सोर्स रेस्पायरेशन है, क्योंकि बाकी प्लांट्स में तो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है लेकिन बाकी सब ऑर्गेनिज्म में फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता। इसलिए जो एटीपी की जो सिंथेसिस का मेन सोर्स जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन है। इसके माध्यम से जीवों में पाया जाने वाला लगभग सभी एटीपी सिंथेसाइज होता है। इसी एटीपी में सुरक्षित एनर्जी के द्वारा सभी वाइटल एक्टिविटीज़ का कंडक्शन होता है। प्लांट्स में एटीपी की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया और थाइलाकॉइड में होती है। यद्यपि इस पदार्थ का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इन विट्रो सिंथेसिस तथा बायोलॉजिकल रोल सब कुछ ज्ञात हो चुका है, परंतु लिविंग सिस्टम में जो उसकी सिंथेसिस है वो आज भी विवाद का विषय है, यानी कि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए निम्न 3 हाइपोथेसिस दी गई हैं। केमिकल हाइपोथेसिस है और कन्फर्मेशनल हाइपोथेसिस है और केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। 3 हाइपोथेसिस की सिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई हैं। केमिकल हाइपोथेसिस, कन्फर्मेशनल हाइपोथेसिस और केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। यदि हम इन हाइपोथेसिस को एक एक करके डिटेल में पढ़ें तो जो केमिकल हाइपोथेसिस है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। इस हाइपोथेसिस को स्लेटर ने 1953 में दिया। इनके अनुसार रिलीज एनर्जी को कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड ट्रैप करके खुद एनर्जाइज हो जाते हैं। मतलब इसका जो मुख्य थीम है केमिकल हाइपोथेसिस का, इसमें कुछ हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट कंपाउंड को इमेजिन किया गया है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को एनर्जी ट्रांसफर के समय जो रिलीज एनर्जी को कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड उसको ट्रैप कर लेते हैं और खुद एनर्जाइज हो जाते हैं, तथा बाद में ये पदार्थ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करके उसे एनर्जाइज करते हैं और फिर ये एडीपी से रिएक्ट करके एटीपी बना लेता है। मेन थीम तो वही है, एडीपी जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करता है, एनर्जाइज होता है। तो इसको हम इसकी जो सिनॉप्सिस है उस प्रकार दे सकते हैं, जैसे AH2 + B + I। तो A जो होता है वो I से जुड़ जाता है, तो BH2 एनर्जाइज हो जाता है, BH2 बचता है, A और I फिर X से रिएक्ट करके A अलग हो जाता है, X I से जुड़ जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। फिर XI अगर P से जुड़ता है तो उसको P को वो एनर्जाइज कर देता है, और जब ये X और P एनर्जाइज होकर ADP से जुड़ते हैं तो ATP बना लेते हैं और जो X जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड वो बाहर निकल जाता है। तो जो उपरोक्त इक्वेशन में जो AH2, B, I और X दिखाए गए हैं सब क्या हैं, वो हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट कंपाउंड हैं, सब हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट कंपाउंड हैं। तो इस प्रकार एक जो पहली हाइपोथेसिस जो केमिकल हाइपोथेसिस है वो ये है। इसकी अकॉर्डिंग मतलब एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को एनर्जी ट्रांसफ़र के समय जो एनर्जी निकलती है उसको इंटरमीडिएट कंपाउंड उसको ट्रैप कर लेते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, फिर कुछ एनर्जाइज होकर फिर एडीपी को वो फॉस्फेट को एनर्जाइज करते हैं और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करके नया एटीपी बना लेते हैं। इसका एक क्रिटिसिज्म है क्योंकि इस हाइपोथेसिस के फेवर में कोई भी सॉलिड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। स्लेटर द्वारा
इस हाइपोथेसिस की जो फेवर में कोई भी सॉलिड सबूत एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, इसलिए इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ा, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। जो पहली हाइपोथेसिस है, जो केमिकल हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट हो गई उसके, क्योंकि कोई भी इसका लिए कोई ऐसा कोई सॉलिड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिला। दूसरी हाइपोथेसिस जो है वो कन्फर्मेशनल हाइपोथेसिस है। यह हाइपोथेसिस वॉयर 1967 द्वारा प्रपोज की गई। इनके अनुसार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से रिलीज एनर्जी को थाइलेकॉइड या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, थाइलेकॉइड में हो या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट कुछ मैक्रोमोलिक्यूल, जिनका मतलब जो मोस्टली क्या हो सकते हैं, मोस्टली वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वे एक्साइट हो जाते हैं। इनमें से कुछ और इनमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं। कन्फर्मेशन चेंजेस मतलब उनकी कन्फिगरेशन, यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और जब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी पूर्व अवस्था में आते हैं, पहले वो एक्साइट हुए, एक्साइट होने का तो रिलैक्स फॉर्म में आएंगे, अपनी पूर्व अवस्था में आएंगे, तो उनके द्वारा जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो लिबरेट हो जाएगी, वो निकल जाती है। और जब लिबरेट होने से क्या होता है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जाइज हो जाता है। उस एनर्जी को लेकर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो एनर्जाइज हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एनर्जाइज होने का मतलब क्या है, वो एटीपी से रिएक्ट करके नया एटीपी बना लेगा। तो ये जो हाइपोथेसिस है वो भी इसी थीम पर है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को जो एनर्जी ट्रांसफर के समय जो रिलीज एनर्जी है उसको थाइलेकॉइड या माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट जो कुछ जो कंपाउंड होते हैं, इंटरमीडिएट सब्सटेंस होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं और अपने अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस कर लेते हैं। और क्योंकि एक्साइट फॉर्म में, और जैसे ही वो अपनी रिलैक्स फॉर्म में आते हैं, रिलैक्स फॉर्म में आकर वो जो एनर्जी को लिबरेट कर देते हैं, इस एनर्जी को फॉस्फेट रिएक्ट को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जाइज होकर एडीपी से रिएक्ट करके एटीपी बना लेता है।